किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। देश के सबसे पसंदीदा कृषि कार्यक्रम अन्नदाता में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीक के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। खीरा की सफल खेती से अच्छी आय कमा रहे एक सफल किसान से मुलाकात। दुधारू पशुओं के लिए थनैला रोग है घातक। हमारे प्रदेश के किसान भाइयों ने विभिन्न फसलें लगा रखी हैं, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन फसलों पर कई प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप हो रहा है और उनकी रोकथाम के लिए किसान भाई रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि इन जहरीली दवाओं का छिड़काव करते समय किसान भाई लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से कीट और रोगों का नियंत्रण नहीं हो पाता। साथ ही साथ छिड़काव करने वाले किसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप दवाओं को खरीदने से लेकर छिड़काव के समय तक कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर जेसी गुप्ता। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते वक्त आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, इसी विषय को लेते हुए मैं आपको आज इस विषय पर जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, आप अपनी अच्छी पैदावार लेने के लिए फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव समय समय पर करते रहते हैं। इन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक विषय है। दवाओं का एक तो सही चुनाव करना चाहिए कि हमें किस फसल में कौन सी दवा का चुनाव करना या छिड़काव करना। फिर उस दवा को बाजार से खरीदना है तो हमें बाजार जाकर दवा की दुकान से उस दवा को जो कृषि वैज्ञानिकों ने लिखी है या कृषि विभाग के अधिकारियों ने आपको अनुशंसा की है, जिस दवा का आपको अपनी फसल में छिड़काव करना है, दुकान पर जाकर आप देखें कि यह दवा एक्सपायरी तो नहीं है, इसकी जो तिथि है वह निकल तो नहीं गई है। आप उसका पक्का बिल लें और जो दवा आप छिड़कने जा रहे हैं उस दुकान से वही दवा आपको दी जा रही है, कोई और दवा तो आपको नहीं मिली है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर आप अपनी दवाओं का फसलों पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अक्सर किसान दवाओं का छिड़काव करते समय लापरवाही बरतते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि हमें दवा का छिड़काव कब करना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम को करना है। वैसे तो दवा का जो छिड़काव है वह सुबह करते हैं या शाम के वक्त करते हैं। और दवा छिड़कते वक्त हाथों में दस्ताने पहन लें, आँखों में चश्मा लगा लें, फुल कपड़े आस्तीन के कपड़े पहन लें और हवा के विपरीत रह कर के दवा का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, किट, रबड़ के दस्ताने, गम बूट और मास्क, चश्मा आदि जरूर पहनना चाहिए। शरीर पर खुले घाव नहीं होने चाहिए। यदि घाव हो तो छिड़काव के समय उस पर मोटी पट्टी बांध लेनी चाहिए। दवा का छिड़काव करते समय बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि बिल्कुल ना खाएं पिए। अब बात आती है रासायनिक दवाओं का घोल बनाना और उनका सही मात्रा में छिड़काव करना। रासायनिक दवाएं हैं जैसे कि आप किसी कीटनाशक दवा को लेकर के और एफिड के ऊपर उसका छिड़काव करने जा रहे हैं, तो एफिड के छिड़काव करने के लिए मान लीजिए ऑक्सीडाइमेथाइल मिथाइल है या डाइमेथोएट दवा का छिड़काव करना है, तो यह दवा 700 मिलीलीटर दवा 500 लीटर में घोल बनाना है। तो आपको इस दवा को अगर आपके पास में
स्प्रे 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप 15 लीटर के स्प्रे पंप में 20 मिलीलीटर दवा प्रति पंप के हिसाब से आप डालेंगे तो यह 35 पंप आपको छिड़काव करना है तो 500 लीटर पानी आपका जो है 1 हेक्टेयर फसल के लिए पर्याप्त है। तो आपको इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो अच्छा प्राप्त होगा और आपकी फसल में जो कीट और जो फफूंदनाशक रोग या जिस खरपतवार नाशी के लिए आप उपयोग कर रहे हैं उनका सही तरह से नियंत्रण हो जाएगा और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी और जो आपकी फसल है वह भी सुरक्षित रहेगी। जो लाभदायक जो कीट हैं हमारी फसलों में जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो वातावरण में रह करके और फसलों को जो है सुरक्षित भी रखते हैं और कभी कभी कीटों को भी जो है खाते हैं और उनको भी मारते हैं, उनका नुकसान भी नहीं होगा। और मधुमक्खी हमारी जो मधु बनाती है वहाँ से रस ले करके उसको नुकसान भी नहीं होगा। इस तरह इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपना देश बड़ी तेजी से कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में युवा किसान अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि कृषि की उन्नत तकनीकियों को सीखकर अपने खेतों और फसलों में अपना रहे हैं। आज हमारे बीच झारखंड राज्य के जिला रामगढ़ के ऐसे ही युवा किसान रोशन कुमार मौजूद हैं, जो कि ड्रिप पद्धति को अपनाकर खुले खेत में खीरा की खेती कर रहे हैं और इससे प्रति एकड़ अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की है, मिलते हैं रोशन कुमार से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैंने इंटर का पढ़ाई किया हुआ था लेकिन नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था और छोटा मोटा काम करके अपना रोजगार चला रहा था। लेकिन इसी दौरान मैं और मांझी आना जाना लगा रहता था तो मैंने देखा एक बहुत ही समृद्ध किसान के साथ मुलाकात हुआ तो मेरे मन में भी विचार आया कि इस टाइप से खेती करने से अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो सकता है। तभी से मैंने मन में विचार लगाया और इस तरह खेती का सिस्टम अपने खेत में लगवाया और आज देखिए बढ़िया से मैं खेती कर रहा हूँ और अपना रोज़गार चला रहा हूँ। जो मेरा खेत है वो करीब 6 एकड़ का प्लॉट फैला हुआ है, जिसमें से भिन्न तरह का प्रोडक्शन मैं ले रहा हूँ, जिसमें से 2 एकड़ में मुख्य रूप से खीरा का खेती ठंड के मौसम में किया हुआ हूँ और 1 एकड़ में मटर, 1 में बैगन और कुछ में कद्दू का प्लानिंग कर रहा हूँ। जिसमें से खीरा का खेती मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भी प्रोडक्शन मैंने लिया था लेकिन खीरा का खेती बहुत ही अधिक लाभ देता है। और इस समय मेरे यहाँ अभी तोड़ाई चल रहा है जो कि अभी तक 7 टन के आसपास में मैंने तोड़ाई की है प्रति एकड़ के हिसाब से और करीब 2 टन के आसपास मैं और तोड़ूंगा। बरसात या गर्मी के मौसम में कम से कम 16 से 20 टन का उत्पादन देता है, लेकिन अभी 9 टन या 10 टन के आसपास इस खीरे का उत्पादन ठंड के मौसम में मैं ले रहा हूँ। ये खीरा का जो वैरायटी है वो सेमनिस का मालनी है जो प्रति एकड़ पीछे 20 पैकेट मैंने लगाया हुआ है और इसके ड्रिप से ड्रिप का जो दूरी है 4 फीट का है और पौधा से पौधा का दूरी 80 सेंटीमीटर हमने रखा हुआ है। ये जो मेरा खीरा है अक्टूबर का लास्ट महीना में लगा हुआ है जो कि 1 दिसंबर से टूटना प्रारंभ हो गया है, जो अभी तक टूट रहा है और करीब 15 दिन और इसको तोड़ेंगे। इसको रोपाई से पहले मैंने इसको बढ़िया तरीके से जोतवाया, उसमें चूना और बाकी जो केमिकल है उसका छिड़काव करके बढ़िया से जोताने के बाद इस बेड को बनवाया और बेड बनवाने के साथ में मैंने गोबर और बाकी जो बेसल डोज है सारा कुछ डालने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट स्विंग किया है और बीच में 15-20 ट्रे मैंने अलग से कर रखा था ताकि जहाँ पर बीजा का उत्पादन सही से ना उगे, ताकि मैंने तैयारी पहले से कर रखी थी।
किसान भाइयों, खीरे की खेती से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनको कितना खर्च आया और इससे कितना लाभ हुआ, इस बारे में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। 2 एकड़ में जो मैंने खीरा लगाया है, लेकिन 1 एकड़ का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। खेत की जुताई में लगभग 4,000 रुपये, गोबर खाद 7200 रुपये लगभग में, रासायनिक उर्वरक उसके साथ में फर्टिलाइज़र लेके 13,000 लगभग, केचुआ खाद 6,000 का, बीज 20 पैकेट 220 के रेट से 4400 रुपये, और दवा बीरो में खर्च लगभग 10,000 रुपये, और लेबर शुरू से लेके लास्ट तक में 20,000 रुपये, और मार्केट का जो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है वो लगभग 2,000 रुपये होता है। छूटा बढ़ा अगर जोड़ा जाए अन्य खर्च तो 1,400 रुपये। टोटल खर्च 68,000 है। उत्पादन प्रति एकड़ 9 टन, 20,000 का एवरेज से अगर जोड़ा जाए तो 1,80,000 रुपये, और कुल खर्च को घटा दिया जाए 68,000 तो टोटल प्रॉफिट 1,12,000 रुपये 1 एकड़ में। अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेने के लिए फसल की अधिक देखरेख करने की जरूरत होती है। तो रोशन कुमार अपनी फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। बीमारी तो बहुत ही कम लगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर कुहासा का प्रकोप ज़्यादा रहा। इसके लिए मैंने डाइथेनियम M45 का प्रयोग किया, जिसमें मैंकोजेब 75% रहता है। सबसे पहले तो इसको भगजोगनी से बचाना है। 2-2 पत्ता का रहेगा उस समय। सबसे पहले इसको भगजोगनी से बचाने के लिए हम लोग डाइथेनियम बाद में मारते हैं, लेकिन इससे पहले डेसिस 100 करके एक ठो दवा आता है, उसका छिड़काव किए हैं, जो भगजोगनी से बहुत ही अच्छी तरीके से बचाव करता है। बीच बीच में फिर कीटनाशक और फंगीसाइड मिला के इसको मारते रहना है, लेकिन M45 का प्रयोग इसमें ज़्यादा किए हैं, जिसके कारण अभी खीरा मेरा कुछ अधिक देर तक टूट रहा है। यही है मेरा कारण। और इसका फर्टिलाइज़र के रूप में जो है, मैंने करीब 10 दिन के बाद, जेनरेशन के 10 दिन के बाद मैंने 20-20 के साथ में यूरिया मिला के चलाना स्टार्ट किया, जो कि पर एकड़ का डोज है 2 kg। तो मैंने कुछ कम ही इसमें डाला है। उसके बाद हम इसमें चलाए हैं एग्रोमिन मैक्स के साथ में 1261, 2 बार डाले हैं मात्र। उसके बाद मेरा चला है 1261 के बाद में चला 13-045, उसके बाद चला 52-034। इसके साथ में मिला के मैंने यूरिया भी कुछ मिलाया था 1-2 दिन, फिर उसको छोड़ दिया। यूरिया बहुत कम ही चला है। यूरिया पूरा प्लॉट में समझिए तो 5 से 10 किलो चला होगा। और जो है हार्वेस्टिंग के समय में 0050 का बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पोटास का मात्रा 50% रहता है। फर्टिसोल कॉम्बिकोल का कॉम्बिनेशन मिला के बीच बीच में डालने से हार्वेस्टिंग लेने में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं प्रोडक्शन। और इसमें खरपतवार का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। बीच बीच में 15 से लेकर 20 दिन के बीच में एक बार इसका निकाय गुड़ाई कर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ड्रिप का जो बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रिप में पानी का बहुत बचत है, और जितना भी खाद मटेरियल जो भी भेजना रहता है ड्रिप के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से पहुंच जाता है, और मिट्टी में मिल के इस पोषक तत्व को पौधा तुरंत खा के बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देगा। जितने भी नौजवान हैं उनसे तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि रोजगार के तलाश में देश विदेश जो घूमते हैं, अपना देश, अपने राज्य, अपने गांव में रह के भी आप समृद्ध किसान के रूप में अपना बिजनेस चला सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस किसान का कुल खर्च 68,000 रुपए प्रति एकड़ आता है, और इनको कुल लाभ 1,80,000 प्राप्त होता है। और अगर इस फसल में ड्रिप द्वारा सिंचाई करने पर किए गए खर्च की बात करें तो 6,000 रुपए खर्च आता है। अब इस खर्च को इनके शुद्ध लाभ 1,12,000 में से घटा दें, तब इन्हें प्रति एकड़ खीरा की फसल से शुद्ध वास्तविक लाभ 1,60,000 रुपए प्राप्त होता है। आप भी इनकी तरह खीरा की खेती कर कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या देखने में आ रही है, जिसका उपचार नहीं किया गया तो इस समस्या से ग्रसित पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है और ऐसे पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो थनैला रोग की पहचान के लक्षण क्या हैं और इसका बचाव और उपचार कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर दानवीर सिंह यादव। कुछ किसान भाइयों की समस्याएं रहती हैं कि सर हम पशु तो रख लेते हैं पर उसके साथ में कुछ उससे संबंधित बीमारियां हैं जो हमको उसके उत्पादन में नुकसान पहुंचाती हैं। तो नुकसान पहुंचाने में जैसे एक बीमारी का जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है थनैला बीमारी। थनैला बीमारी की बड़ी अभी किसानों में अज्ञानता है और उसकी वजह से क्या है कि जो किसान है उसको जान नहीं पाता है और उसकी वजह से एक या दो थन चले जाते हैं या उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। पहले तो यह बीमारी थनैला है कि जो ज्यादा दूध उत्पादन है, मतलब जब वो अपने उच्चतम स्तर पर होती है दूध उत्पादन पे, तब ही यह बीमारी पशुओं को आती है। लेकिन कोई भी बीमारी से आने से पहले अपना एक संकेत देती है। अगर उसको हम ध्यान में रखें तो हम ऐसी बीमारी से बच सकते हैं और हमारे पशुओं के थन खराब होने से हम उनको बचा सकते हैं। कि सबसे पहले यह है कि कोई भी पशु के जो दुग्ध है उसके जो आरा कहते हैं उसमें क्या होती है कि सूजन आने के चांसेस रहते हैं और थन में सूजन आ जाती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। लेकिन अगर बीमारी आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर सूजन के बाद में दूसरा स्टेप है कि उसमें दूध में क्या है पानी की मात्रा आने लगती है। ये क्या है द्वितीय स्तर है, जिसपे हम अपने किसान भाइयों से कहते हैं कि इसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। यदि गाय भैंसों में थनैला रोग हो जाता है तो किसान भाई किस प्रकार करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। उसका जो आसपास का एरिया है उसको आप साफ रखें। आजकल तो जैसे आपका है नीम का धुआं कर सकते हैं। अन्य दुधारू पशु हैं उनसे भी अलग रखें। दूसरा, उसका जो दुग्ध आ रहा है, खराब दुग्ध आ रहा है, उसको उसके पशु को नीचे न डालें, उसको कहीं बाहर दूसरी जगह डालें। नहीं तो क्या होगा कि एक थन की अपेक्षा अन्य थनों में भी वो संक्रमण फैल जाएगा और दूसरे पशुओं में भी उसके संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और प्रतिदिन फर्श को साफ करें। साफ करने के लिए एक लाल दवा करके आती है, बहुत ही सस्ती मिलती है मार्केट में। लाल दवा जिसमें है, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा बोल देंगे मेडिकल पे, तो वो भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। उसी से आप उससे फर्श को साफ करें। उससे क्या होगा कि बहुत हद तक सारे कीटाणु आपके खत्म हो जाएंगे। जब हम लोग दूध निकालते हैं तो थन को भी स्वच्छ पानी से ही साफ करें। जिस पशु को अगर बीमारी आ गई है तो उसको सबसे बाद में उसका दूध निकालना है, पहले स्वस्थ पशु का दूध निकालें। और मैंने जो एक व्यवहारिकता और देखी गई है कि जो किसान भाई हैं जो दुग्ध निकालने के तरीके से भी थनैला रोग मैंने देखा है, जिसमें कि हाथ के एक तरीका रहता है जिसमें हमें जो दूध निकालना है वो इस तरीके से निकालना है, ऐसे है ना, और जो अंगूठा है ना वो ऊपर रखना है। इसको कहते हैं फुल हैंड मेथड। इस टाइप के तरीके हैं। लेकिन आजकल क्या है, किसान है ना, इसको जो अपना अंगूठा है उसको दबा लेता है, उसको बेंड कर लेता है और उस पे क्या है कि थन पे बार बार प्रेस करने से क्या होता है एक ही जगह से, और चूंकि ये सबसे कठोरतम स्थान है और इससे हमारे पशु के थनों में क्या होती है गठाने पड़ना शुरू हो जाती हैं और उसका पूरा जो पशु का जो थन का मांस है वो नीचे आके एकत्रित होने लगता है और उससे भी थनैला रोग उत्पन्न होता है। अतः मेरा किसानों से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं को इस टाइप की मेथड का बिल्कुल उपयोग न करें और कोशिश करें कि इस तरीके से पशुओं का दूध निकाला जाए, तो हम इससे भी पशुओं में हम थनैला रोग को बचा सकते हैं। थनैला रोग का सफल उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में ही संभव है
अन्यथा रोग के बढ़ जाने पर थन को बचा पाना कठिन हो जाता है। इससे बचने के लिए दुधारू पशु के दूध की जांच समय पर करवाकर उपचार पशु चिकित्सक द्वारा करवानी चाहिए। जीवाणुनाशक दवाइयाँ थन में ट्यूब द्वारा चढ़ाकर मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। किसानों से बस मेरा यही निवेदन है कि इस बीमारी की वजह से हमारे जो देश में है प्रति वर्ष करोड़ों लीटरों का नुकसान हो जाता है। और इसमें दूसरा, पशु का थन है तो पशु है। अब पशु के अगर थन ही धीमे धीमे समाप्त होते जाएंगे तो फिर उत्पादक क्षमता भी पशुओं की कम हो जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ी सी अपनी जागरूकता बढ़ाएं, और जागरूकता बढ़ाने से क्या रहेगा कि आपका जो पशु स्वस्थ रहेगा, दूसरा दुग्ध उत्पादन भी अच्छा रहेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगेरी, जिला श्योपुर के कृषक जगमोहन धाकड़ ने। यह बेर के बाग में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। शुष्क क्षेत्र में बेर की बागवानी अपने राज्य में मुख्य रूप से की जाती है। किसान भाइयों को बेर उत्पादन लेने में जो मुख्य समस्या ये आ रही है वो बेर फ्रूट फ्लाई की रहती है। ये जो फ्रूट फ्लाई होती है, ये जो बेर के फल होते हैं, इसको ये पंचर कर देती है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी तो ख़राब होती है, साथ साथ में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये धीरे धीरे अंदर ही रोट होने लग जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। फल मक्खी ये बेर का बहुत ही हानिकारक कीट है। ये कीट कभी कभी तो 70-80% फलों को खराब कर देता है। ये मक्खी कच्चे फलों की ऊपरी सतह के नीचे अंडे देती है, जिससे 2-3 दिनों में मैगट निकल आते हैं और फल में घुस जाते हैं। ये मैगट फल के अंदर ही गूदे को खाना प्रारंभ कर देते हैं और हवा के लिए छिलके में छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं। कीटग्रस्त फल आमतौर पर जल्दी पकते हैं तथा नीचे गिर जाते हैं। मक्खी से ग्रसित फलों का आकार कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई मेलाथोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं, अथवा फिर किसान भाई स्पेनोसिड 45 EC 0.3 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई इस घोल का छिड़काव करने के साथ साथ में स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, ताकि ये छिड़काव पूरे समान रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होगा और अच्छे रिजल्ट्स अपने को मिलेंगे। इस कीट की क्षति को कम करने हेतु निम्न उपाय लाभकारी रहते हैं। गर्मियों के महीनों में खेत की गहरी जुताई करें ताकि मक्खी के प्यूपे नष्ट हो जाएं। प्रभावित फलों को नष्ट करें। जनवरी व फरवरी के महीनों में बाग में मेलाथियान 0.2% का छिड़काव करें। प्रोण मक्खियों को मारने हेतु बाग में 4 से 5 जगह खुले बर्तनों में मिथाइल यूक्नोल ट्रेप का प्रयोग करें। टिकड़ी, कांठा, इलायची, उमरान आदि फल मक्खी रोधी किस्में हैं, इन किस्मों के बाग लगाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलाब की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण, केचुआ खाद बनाने की तकनीक पर एक सफल किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।